हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर ऑल। तो फ्रेंड्स, हमारा इस जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसका नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। हमने इसके और भी लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और ये हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हम एडवेंट ऑफ इंग्लिश इन इंडिया यानी कि ब्रिटिशर्स या इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ब्रिटिशर्स थे यानी कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, जिसको यूके भी बोला जाता है अभी, तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो क्या हुआ था कि उस समय कोई अभी उधर से इंग्लैंड से कोई ईस्टर्न रीजन की तरफ आया नहीं था या इंडिया का भी कोई लैंड रूट डिस्कवर नहीं हुआ था। तो धीरे यूरोपियंस ने डिस्कवर किया तो इनका भी जो ध्यान है वो आकर्षित हुआ इंडिया की तरफ। तो जो सबसे पहले थे यानी विलियम ड्रेक जो थे, ये ईस्टर्न रीजन को विजिट किए सबसे पहले। कब? 1579 में। ईस्टर्न रीजन यानी कि इंडिया और भी जो कंट्रीज है उधर ईस्टर्न रीजन 1579 में। फिर जब ये 1579 में विजिट किए, फिर उसके बाद जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई थी, तो उससे पहले ये जो ये जॉन मिल्टन हेल है, ये फर्स्ट इंग्लिशमैन था। ये एक मर्चेंट एडवेंचरर था। तो ये फर्स्ट इंग्लिशमैन था जो कि इंडिया में आया था। कब आया था? ये इंडिया में आया था 1599 में। फिर आप कहेंगे कि हमने तो अभी पढ़ा कि विलियम ड्रेक इससे पहले विजिट कर चुके हैं। तो ये फर्स्ट इंग्लिशमैन था जो कि इंडिया 1599 में आया था। किससे? लैंड रूट से, यानी कि ये लैंड रूट से इंडिया आया था। इंडियन मर्चेंट से ट्रेड करना है, इसका क्या था? वन एंड ओनली पर्पज था इसका। फिर हम देखेंगे इसके आगे 1599। इन 1599 वो जो विजिट किया 1599 में, फिर उसके बाद द मर्चेंट एडवेंचरर कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड। फिर उसके बाद एक कंपनी स्टेब्लिश हुई जिसका क्या नाम था? मर्चेंट एडवेंचरर कंपनी। मर्चेंट एडवेंचरर कंपनी स्टेब्लिश हुई। क्वीन एलिजाबेथ उस समय इंग्लैंड की क्वीन थी। इन्होंने 31 दिसंबर 1600 को, कब? 31 दिसंबर 1600 को एक चार्टर लॉन्च किया है, चार्टर ग्रांट किया, यानी कि उनको एक्सेस ग्रांट किया मर्चेंट जो लंदन में थे कि अब वो जाके ईस्ट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके तहत इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 1600 में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी बाई मर्चेंट्स ऑफ लंदन। लंदन के मर्चेंट से एक चार्टर ग्रांट हुआ था। किसके द्वारा? क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा। और इस चार्टर के द्वारा क्वीन एलिजाबेथ ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दे दी ईस्ट के साथ ट्रेड करने की। यानी मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली में ये होता है कि केवल उन्हीं को सोल राइट है, यानी कि केवल वही है इकलौते वन एंड ओनली जिनके पास यह राइट है कि वो ट्रेड कर सके लीगल तरीके से। बाकी तो इलीगल और फ्री मर्चेंट्स के बारे में हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। तो इन्हें अभी क्या था कि राइट दी गई थी। अब देखिए, अभी एक और आता है कि जो ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका नाम कुछ और था उस समय। इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इतना बड़ा नाम था। इसी को शॉर्ट में बोला जाता है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, EEIC या EIC ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आप देखिए, मैंने पहले ही बताया था, अब इस वीडियो में बता रहा हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी सारी कंपनियों को जाता है जो ईस्ट मतलब ट्रेड करने आई थी ईस्ट की तरफ। अब देखिए, ये है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे जैसे सब आई वैसे जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, DEIC शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। तो ये सब ईस्ट की तरफ ट्रेड करने आई थी, इसीलिए इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाता है। पर अगर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाए तो वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शॉर्ट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही हुई, तो इसको हम लोग केवल ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोल देते हैं। अब देखिए, ये बनी थी जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी लंदन के मर्चेंट से। तो इनका जो इमीडिएट एम था, यानी कि उस समय जो इनका अपना गोल था, जो एम था, वो ये था कि सिर्फ इंडिया से, इंडिया क्या, ये मतलब जो साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं उनसे ट्रेड करेंगे। किसकी? स्पाइस की ट्रेड करेंगे, जो ईस्टर्न आइलैंड्स हैं। और ये किसमें इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा थे? स्पाइस ट्रेड में साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि एशिया में जो साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं उनसे ज़्यादा ये इंटरेस्टेड थे। ये इंडिया में उतना ट्रेड नहीं करना चाहते थे, पर धीरे धीरे फिर ये इंडिया में भी ट्रेड करने लगे। जैसे इन्होंने मतलब उस समय भी इंडिया को उतना रिसर्च नहीं किया था, फिर जब रिसर्च किया तो ट्रेड करने लगे। फिर अब जानते, फिर उसके बाद इन्होंने जो भी हंगामा किया। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए, एक ब्रिटिश एम्बेसडर थे कैप्टन विलियम हॉकिंस।
किसके, ये क्या थे, ब्रिटिश एम्बेसडर थे, ये आए थे जहांगीर के, मतलब उस समय जो मुग़ल जो किंग थे वो थे जहांगीर, यानी कि जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के कोर्ट में कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 और 1609, मतलब 1609 मान सकते हैं, उस समय आए थे। ये किस लिए आए थे, ये उनका फरमान लेकर आए थे जेम्स फर्स्ट। उस समय अब क्वीन एलिजाबेथ नहीं रह गई थी, उस समय अब जो किंग थे वो जेम्स फर्स्ट बन गए थे इंग्लैंड के। तो उनका फरमान लेकर आए थे किसके पास, जहांगीर के पास, कि हमें मतलब ये हमें अपनी फैक्ट्री खोलनी है सूरत में। तो अब देखिए ये जब आए तो इन्होंने अपनी टैक्टिक्स खेली। कैसे, ये जो जहांगीर थे यानी कि मुगल्स, इनकी पता है मदर टंग क्या हुआ करती थी, टर्की की जो लैंग्वेज थी टर्की, ये इनकी मदर टंग हुआ करती थी। जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे ये भी बहुत माहिर थे इस लैंग्वेज में। तो इन्होंने इस लैंग्वेज में जहांगीर से बात की, जिससे जहांगीर ने खुश होकर इनको ये तो 400 मनसब दे दिए, और कैप्टन विलियम हॉकिंस को खान के टाइटल से भी इनको नवाजा जहांगीर ने। वो कैप्टन विलियम हॉकिंस को फरमान ग्रांट किए और फिर परमिट कर दिए इंग्लिश को कि वो अपनी फैक्ट्री कहाँ सूरत में खोल सकते हैं। 1600 to 1609 के बीच में उन्होंने सिर्फ परमिट किया, फैक्ट्री खुली नहीं थी। फैक्ट्री कब खुली, ब्रिटिश को अलॉट किया गया कब, 1613 में, कि वो सूरत में अपनी ट्रेडिंग सेंटर खोल सकते हैं। 1613 में सूरत में परमानेंट ट्रेडिंग सेंटर खोल दिया गया। अब देखिए इंग्लिश, ये अभी आए हैं। इनसे पहले कौन रह चुके थे, इनसे पहले रह चुके थे डच, और इनके बाद कौन थे, फ्रेंच। तो अब जैसे कोई ताकत आती है तो लड़ाई तो होनी ही है। तो डच और इंग्लिश, अब इंग्लिश आई जब डच के, तो मतलब कुछ तो इनको ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। तो इनके बीच में 1759 में वॉर हुआ, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ बेदरा कहते हैं। ये हमने पहले वीडियो में जो इम्पोर्टेंट बैटल्स है उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो बैटल ऑफ बेदरा हुआ, इसमें क्या हुआ, जो डच थे वो हार गए थे, डच हार गए। और फिर जब फ्रेंच आई तो उसको भी इंग्लिश से भिड़ना तय था। तो इंग्लिश और फ्रेंच के जो वॉर होते हैं इनको हम लोग कहते हैं एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर कैनेटिक वॉर्स। तो टोटल 3 कैनेटिक वॉर हुई थी, जिसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो अब देखिए, अब जब ये थी तो उसमें पोर्तुगीज भी थी। तो आगरा में उस समय किसका राज था, पोर्तुगीज का। तो उन्होंने ब्रिटिश को रोकने की कोशिश की। तो उस समय ब्रिटिश के कमांडर थे मिडल्टन। तो ब्रिटिश के कमांडर थे मिडल्टन, ये किसे, पोर्तुगीज से उस बैटल में हार गए थे, यानी कि उस समय आगरा पे ब्रिटिश नहीं आ पाई थी। ये फोटो जो है ये क्वीन एलिजाबेथ का, जो इंग्लैंड की क्वीन थी जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 में। हम लोग क्वीन एलिजाबेथ और जेम्स फर्स्ट के बारे में आगे और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो फोटो देख रहे हैं नीचे, ये है कैप्टन विलियम हॉकिंस की, जो है ये है हमारे अभी जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सर थॉमस सुरो, जिनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। सर थॉमस सुरो थे, वो इंडिया में आए थे, मुगल के कोर्ट में आए थे जब किसका था, जहांगीर का रोल था। जेम्स फर्स्ट की रिप्रेजेंटेटिव में ये आए थे। अब ये क्या करने आए थे, वो बाकी ये लेने आए थे फरमान की वो जितने भी मुग़ल एम्पायर है, यानी कि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया है जहाँ पे मुग़ल एम्पायर है वहाँ पे अपनी फैक्ट्री या ट्रेडिंग सेंटर खोल सके। तो ये जो थे सर थॉमस रो, ये बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे। तो ये अपनी डिप्लोमेसी और फोर्स दोनों का यूज करके सक्सीड हो गए। किसमें, 1615 में ये इन्होंने फरमान इशू करवा लिया कि ये कर सकते हैं मुग़ल एम्पायर में सारी फैक्ट्री। फिर ये इसके बाद ब्रिटिश ने अपना मसूलीपट्टनम में भी ट्रेडिंग सेंटर खोल लिया। सूरत और मसूलीपट्टनम यहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर अब खुल चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं 1632 में जो ब्रिटिश थे, वो जो सुल्तान और गोलकोंडा थे, उनसे गोल्डन फरमान इनको रिसीव मिला कि अभी ये गोलकोंडा में भी अपना ट्रेड कर सकते हैं, पर इन्हें क्या 500 पैगोडाज यानी टैक्स के रूप में 500 पैगोडाज इनको देना पड़ेगा सुल्तान ऑफ गोलकोंडा को। तो इसे हम लोग गोल्डन फरमान, ये याद रखिएगा, कहते हैं सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से मिला था। फ्रांसिस डे को 1639 में मद्रास मिल गया चंद्रगिरी के राजा से, यानी कि वो मद्रास में किसका हो गया, ब्रिटिशर्स का। तो फ्रांसिस डे
ये नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। फ्रांसिस डे, इसको मद्रास का फाउंडर बोला जाता है। जब जो ले लिया, यानी जो मद्रास ले लिया उसको मद्रास का फाउंडर, जो बॉम्बे को इस्टेब्लिश कर दिया या बॉम्बे का गवर्नर बना उसको बॉम्बे का फाउंडर, तो ऐसे ही होता था। तो फ्रांसिस डे को मद्रास का बोले जाने लगा। अब देखिए यानी कहाँ कहाँ अभी फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश हो चुकी हैं इनकी। सूरत में हो चुकी है, मसूलीपट्टनम ले लिया, मद्रास ले लिया। अब इन्होंने 1633 में ब्रिटिश की जो कंपनियां थी वो ईस्ट में हरिहरपुर एंड बालासोर, कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, इन उड़ीसा, यहाँ पे भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी 1633 में। और हुगली कहाँ था, ये था बंगाल में, हुगली बंगाल में है। तो यहाँ पे इन्होंने कब अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली, 1651, यानी कि सूरत, मसूलीपट्टनम, मद्रास, हरिहर एंड बालासोर और हुगली, यहाँ पे इनका राज हो गया। अब देखिए एक ऑफिसर थे जिनका नाम था जेरोल्ड एंजियर। तो क्या था कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने बॉम्बे को चार्ल्स सेकेंड से लीज के तौर पे एक्वायर कर लिया था बॉम्बे को। और जो ये जेरोल्ड एंजियर थे, इनको बनाया गया था उसका गवर्नर। कब से कब तक बनाया गया था, 1669 से 1677 तक इनको बनाया गया था गवर्नर। तो वे पहले गवर्नर बनते बॉम्बे के। तो इनको एक तरह से कहा जाता है कि इन्होंने ही बॉम्बे को इस्टेब्लिश करवाया था, यानी कि फाउंडर ऑफ बॉम्बे कौन है, वो जेरोल्ड एंजियर है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और तुरंत जो बॉम्बे मिला था इन्होंने बॉम्बे को फोर्टिफाइड करवा दिया था। अब इसके बाद जब उन्हें बॉम्बे मिला तो जो प्रेसिडेंट थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना था, तो उसके जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने किसको, मद्रास के ऑफिसर को लिखा कि अब हमें, मतलब हमने ये ऑक्यूपाई कर लिया इन चीज़ों को, फैक्ट्री बना ली है, तो अब हमें क्या अपना बेस बनाना चाहिए जिस पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पावर यानी कि स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर सकें, ताकि धीरे धीरे अब एक कंट्रोल होने लगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर फिर मिलिट्री पावर, तो अब एक कंट्रोल होने लगा। अब देखिए शाइस्ता खान का था सक्सेसर कौन, इब्राहिम खान। तो अब ये 1691 में फरमान इशू करवा दिया ब्रिटिश को कि अब आप, मतलब जैसे कि टैक्स हर जगह इनको टोल टैक्स लगते थे तो कर दिया, बार बार आते जाते थे, जिनको बोल दिया कि अब आप बिना पेमेंट के, तो मतलब बिना टोल टैक्सेस के अब आप अपना ट्रेड कर सकते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा कि 3000 की एनुअल फ़ी देनी पड़ेगी, यानी कि एनुअल फ़ी देनी पड़ेगी 3000 की, और आप पूरे साल भर फ्री में ट्रेड कीजिए। अब धीरे धीरे मतलब क्या हो रहा है कि जो भारत के लोग हैं इनका लालच बढ़ रहा है और इससे ब्रिटिशर्स को धीरे धीरे फ़ायदा पहुंच रहा है। देख रहे हैं अब उन्हें कितनी आसानी होने लगी। अब देखिए एक और नाम आता है जैप चैनॉक। ये जो फोटो देख रहे हैं ये क्या है, ये टॉम्ब है किसका, ये जैप चैनॉक का टॉम्ब है जो बना हुआ है कोलकाता में। जैप चैनॉक ने 1690 में एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करवाई, कहाँ, सुतानाती में, 1698 में, यानी 1690 के बाद 1698 में फिर धीरे धीरे इन्होंने 3 गाँवों को यानी 3 विलेज की ज़मींदारी को अपने एक्वायर कर लिया, किसकी, सुतानाती, कैलीकटा एंड गोविंदपुर। सुतानाती, कैलीकटा और गोविंदपुर, इन तीनों विलेज को बाद में इनकी जगह कलकत्ता को इस्टेब्लिश करवाया गया, यानी कि तीनों को मिला के कलकत्ता बना दिया गया। और ये बनवाया था इस्टेब्लिश बाई जैप चैनॉक के द्वारा। तो अब देखिए अब इन्होंने बोला, तो इनको बोला जाता है जैप चैनॉक को फाउंडर ऑफ कोलकाता। याद रखिएगा, फाउंडर ऑफ कोलकाता जैप चैनॉक। अब देखिए जो सुतानाती की फैक्ट्री थी वो 1696 में फोर्टिफाइड कर दी गई, और उसकी जगह वो जो फोर्टिफाइड थी उसकी जगह उसको क्या नाम दिया गया, फोर्ट विलियम्स। और फोर्ट विलियम्स को कब सेटअप किया गया था, 1700 में। जो दिल्ली थी इसका फाउंडर कौन है, आनंद पाल तोमर। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें इनको याद कर लीजिएगा। आनंद पाल तोमर दिल्ली के फाउंडर, जैप चैनॉक कोलकाता के, ऐसे ही बॉम्बे के जेरोल्ड एंजियर, मद्रास के फ्रांसिस डे, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। अब देखिए 1717 में जॉन सरमन को एक फरमान मिला, किससे, फर्रुख सियार से। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि फर्रुख सियार से जॉन सरमन को फरमान मिला, ये इम्पोर्टेंट है कि इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी।
पूछ सकता है कि मैग्ना कार्टा क्या है, कब कब मिला था, किसको मिला था, ऐसा करके। तो इम्पोर्टेंट है मैग्ना कार्टा बन जाता है उस फरमान को। जो इंग्लिश की जो इम्पोर्टेंट बैटल है उसको देखते हैं। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था, जिससे जो इंग्लिश थे उन्होंने सिराजुद्दौला को, जो नवाब बंगाल थे, उनको डिफीट कर दिया था। जो बैटल ऑफ बक्सर था वो 1764 में हुआ था, 1764 में, जिसमें जो कैप्टन मुनरो थे ये ब्रिटिश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इन्होंने जो ज्वाइंट फोर्सेस थी यानी ट्रिपल अलायंस था, किसका किसका, मीर कासिम जो नवाब बंगाल उस समय थे, सिराजुद्दौला शाह आलम सेकंड जो मुग़ल एम्परर थे, इन तीनों को जो ब्रिटिश थी यानी कि कैप्टन मुनरो, उन्होंने डिफीट कर दिया था बैटल ऑफ बक्सर में। फर्स्ट पे देखते हैं क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। यह है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की फ़ोटो। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, अब ये जो थी इनका कब जन्म हुआ था, 1533 में, और इनकी डेथ हुई थी 1603 में। 1603 में इनकी क्या हुई थी, डेथ हो गई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1600 में, यानी 3 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो ये देखिए, अब जो इंग्लैंड के हुआ करते थे किंग या क्वीन, वो कई और जगह पे भी किंग या क्वीन हुआ करते थे, जैसे कि इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, ये तीनों के साथ में हुआ करते थे। तो जो एलिजाबेथ थी वो क्वीन थी इंग्लैंड और आयरलैंड के 1558 से 1603 तक। 1603 में उनकी डेथ हो गई थी, यानी डेथ तक वो क्वीन थी। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं जेम्स फर्स्ट। अगर हम लोग इंग्लैंड की बात करें तो इनको जेम्स फर्स्ट बोला जाता है, पर वैसे इन्हें जेम्स सिक्स्थ बोला जाता है। कहाँ के लिए, स्कॉटलैंड के लिए। ये बॉर्न हुए थे कब, 1566 में, और इनकी डेथ हुई थी 1625 में। देखिए ये 1567 से ये कहाँ के किंग हो गए, स्कॉटलैंड के। अब और ये फर्स्ट किसके नाम से थे, फर्स्ट थे आयरलैंड के लिए थे और इंग्लैंड के लिए थे। कब से थे ये, 1603 से कब तक, 1625 में। 1625 में इनकी डेथ हो गई थी, तो ये डेथ तक ये क्या थे, किंग थे। अब फिर इसके बाद बारी आती है चार्ल्स सेकंड की, तीसरे नंबर पर थे। मतलब ये 1 2 3 ऐसे नहीं कि इसके बाद हम बस ऐसे ही मतलब नंबर दे रहे कि ये तीनों आए थे। तो अब थे चार्ल्स सेकंड। तो चार्ल्स सेकंड कब कौन हुए थे, 1630 में। कब तक, 1685 में इनकी डेथ हो गई थी। देखिए जेम्स फर्स्ट को कैसे बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है, जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड एंड सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड, ऐसे बोला जाता है। तो ये उनके सिबलिंग थे, यानी कि दोनों भाई थे। किंग ऑफ स्कॉटलैंड कब से थे, 1649 से 1651 तक। 1651 इसके बाद कोई दूसरा बन गया, और फिर ये बने किंग ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड कब, 1660 से 1685 तक। फिर 1685 में इनकी डेथ हो गई। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट, चार्ल्स सेकेंड, जेम्स फर्स्ट और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, इन तीनों ने ऑर्डर दिए और डिफरेंट काम करवाए थे। तो अब इससे मैं क्या बनाना चाहता हूँ, तो अब वो देखते हैं। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी, इसका मैनेजमेंट, मतलब इसको देखने वाला भी क्यों ना चाहिए कि कैसे वर्किंग कर रही है, क्या हो रहा है, सही तरीके से काम चल रहा है कि नहीं। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना। इसमें मतलब कितने कुल मेंबर थे, प्रेसिडेंट विथ प्रेसिडेंट एंड 24 मेंबर्स, यानी कि जो प्रेसिडेंट के साथ जो 24 मेंबर्स थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के। ये जो मतलब जो कंपनी थी, इनके जो शेयर होल्डर्स, यानी जैसे शेयर कुछ लोग खरीदते हैं ना कि इनके 10% शेयर है, इनके 20%, ऐसे करके जो शेयर होल्डर्स थे वो इलेक्ट करते थे कि कौन प्रेसिडेंट होगा और कौन 25 मेंबर्स होंगे। अब देखिए कैसे बदला। जब एलिजाबेथ ने शुरू में जब कंपनी को 31 दिसंबर 1600 में चार्ट ग्रांट किया था कि हमें बनेगी, तो उसने ये सिर्फ 15 साल के लिए बोला था कि 15 साल के लिए हम इसको बना रहे हैं 1600 में, यानी 1615 तक। और इससे क्या हुआ कि उन्होंने मोनोपोली दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्टर्न ट्रेड पे।
पर क्या हुआ 1603 में, जैसा कि आपको पता है कि क्वीन एलिजाबेथ निकल गई। फिर उसके बाद आए जेम्स फर्स्ट। तो जेम्स फर्स्ट जब हुए तो 1609 में, अभी मतलब 15 साल हुआ भी नहीं और 1609 में ही उन्होंने बोल दिया कि ये इनका जो है इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि अनंत काल तक हमेशा के लिए ये हो गया, ये कभी बंद नहीं होगी कंपनी। अब देखिए, अब ये बना तो फिर देखिए आपका मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, यानी कि अब क्वीन तो नहीं, अब किंग जो थे 1688 के बाद को ये लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो ठीक है, पर हमको कुछ और इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स या कुछ और जो मतलब ब्रिटिश ट्रेडर्स थे या मतलब जो लोग थे उनको भी उधर भेजना चाहिए। तो फिर उनका ये हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट का कि वो प्रमोट करे ऐसे इंडिपेंडेंट ट्रेडर को जो जाना चाहते हो और ईस्टर्न ट्रेड करना चाहते हो। तो देखिए ऐसे ही क्या हुआ कि कुछ जो इंडिपेंडेंट ट्रेडर थे वो आ गया है कि हाँ हम करेंगे। तो वो जो इंडिपेंडेंट ट्रेडर थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पैरेलल में क्या करने लगे, ट्रेड करने लगे। और वो अपने आप को, यानी जो ट्रेडर थे वो अपने आप में एक दूसरे को फ्री मर्चेंट करते थे, यानी वो फ्री थे, इंडिपेंडेंट थे। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कहा करती थी उन्हें इंटरपोलर्स। अब जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो प्रमोट करने लगी, तो 1694 में 1694 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक रिजोल्यूशन पास किया और जो सारे इंग्लिश मैन थे इनको इक्वल राइट दे दिया। पहले तो मोनोपोली थी, अब इक्वल राइट दे दिया कि वो ईस्ट में ट्रेड कर सकते हैं। और इनमें जो सबसे बड़ी राइवलरी ईस्ट इंडिया कंपनी की थी वो उभर कर आई, जिसका नाम था द इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। ये उससे कंफ्यूज मत होइएगा, उस जो पहले वाले जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था नाम वो था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये कब बनी, ये 1698 में। तो अब क्या हुआ कि 1708 में क्या हुआ कि जो इन दोनों कंपनी का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का और जो द इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, इन दोनों का क्या हुआ है, ये दोनों जुड़ गई, यानी कि कॉम्बिनेशन एक तरह से हो गया। तो और उनका जो टाइटल था वो हो गया द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। ये 1698 में वो जो न्यू कंपनी थी यानी कि द इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज वो इस्टेब्लिश हुई। और अभी मतलब इनका मर्ज हुई और फिर 1708 में मर्ज हो गए दोनों। और फिर जो ये कंपनी थी ये कब तक चली, 1858 तक। 1858 में फिर जो मतलब जो क्राउन था यानी कि जो किंग थे उन्होंने फिर उसके अपने अंदर ले लिया 1857 के के बाद। अब हम कुछ मैप्स और कुछ समझते हैं कि कैसे ब्रिटिश ने धीरे धीरे कंट्रोल इंडिया पे किया। ये मैप 1858 से 1914 का है। तो इस समय ये जो ब्लू से देख रहे होंगे, ये अभी मैं कर देता हूँ ब्लू, तो जो ब्लू से देख रहे होंगे ये सब ब्रिटिश ने ऑक्युपाई किया हुआ है। ये देख रहे हैं 1858 से 1914 तक, ये देख रहे हैं ठीक। फिर जो उस समय के ये सब क्या थे, इंडिपेंडेंट स्टेट थे, इतने ही बचे थे। ये देख रहे हैं इंडिया, देखिए ये पूरा है कि मतलब 100 सालों में, यानी कि जब ब्रिटिश रूल करने आए तब 100 सालों में पूरा इंडिया कैसे चेंज हो गया। तो सबसे पहले जब आया था मतलब धीरे धीरे, तो जैसे मैंने कहा सूरत, बंगाल, इन सबों पे किया था। तो देखिए जो येलो से दिखाया हुआ है ये ब्रिटिश का है कि शुरू में ब्रिटिश ने सिर्फ इतना ही किया था। और ये रेड से जो देख रहे होंगे ये है कि नॉट अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल के नहीं है और ये ब्रिटिश रूल में है। येलो वाला ब्रिटिश रूल में, देखिए कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर येलो इतना सा है, फिर ये देखिए यहाँ पे देखिए इतना सा हो गया, कितना सिमट कर रह गया। फिर ये देखिए 100 सालों में कैसा बदल गया पूरा स्थिति, कितना ज़्यादा पूरा ब्रिटिश रूल फैल गया। ये कैसे किया उन्होंने, डिवाइड एंड रूल की नीति से। अब ये देखिए ये उस समय का मैप है, इसमें देखिए जो रेड से वो ब्रिटिश इंडिया है, यानी कि ये जो है इसको रेड मान लीजिए, तो ये ब्रिटिश इंडिया है। तो कहाँ कहाँ है ये देखिए, ये ऐसे करके ये ब्रिटिश इंडिया है। और जो पिंक से वो है टेरिटरीज परमानेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI जिसको एडमिनिस्टर करती है, वो पिंक से, यानी कि ये सब थोड़ा थोड़ा जो पिंक है। और जो येलो से ये इंडिया के नेटिव स्टेट है, यानी कि इंडिपेंडेंट है। ध्यान से देखते हैं
तो इसमें देखिए कई कलर यूज हुए हैं। तो पहले हम बात करते हैं, देखिए ये इधर देखिए, इधर दिया होता है रेफरेंस, इसको पहले पढ़ लिया कीजिए। तो देखिए जो डेट लिखे हैं कब कब ऑक्यूपाई किया, ये वाला मैप सबसे इम्पोर्टेंट है, कब ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई किया। और जो रेड से है वो है कि देखिए यहाँ पे रेड और ब्लैक आपको ये मार्क दिख रहे होंगे, देखिए ये ब्लैक मार्क और ये रेड मार्क। तो ये ब्लैक मार्क मतलब इधर जो म्यूटिनी हुई है, इधर कुछ रिवॉल्यूशन हुए हैं। तो ब्लैक जो ये मेजर है और ये जो रेड है ये छोटे मोटे हुए थे। तो ये है, और ये मैप देखिए मतलब बहुत लंबे पीरियड का है। तो देखिए 1700 में जब, देखिए 1700 से लेकर 1710 तक, लेकिन 1700 का जो वो मतलब एरा था, उसमें जो मुगल एम्पायर का एक्सटेंट था वो इन सब से दिखाया गया ये वाली लाइन से। तो इधर मतलब एक्सटेंट हुई थी ये। और देखिए जो टेरिटरी अंडर मराठा रूल, यानी कि जो मराठाओं का रूल था 1785 पे, उसको ग्रीन से ऐसे ग्रीन लाइन से दिखाया गया है। ये उनकी टेरिटरी हुआ करती थी, ये जो लाइन देख रहे हैं ये मराठाओं की टेरिटरी थी मेन। इतनी ही टेरिटरी थी मराठाओं की उस समय 1785 में। अब ब्रिटिश का देखेंगे तो 1805 में देखिए, आप देखिए 1805 में कैसा था कि इतना ही था। ये जो रेड से देख रहे होंगे ये इतना ही था 1805 में। फिर 1838 में देखिए क्या क्या था उस समय, मतलब 1805 में देखिए बंगाल था, इधर ये यूपी का पार्ट था, इधर ये साउथ का पार्ट था। फिर 1805 के बाद 1838 में ये वाला पार्ट गेन हुआ, ये इधर वाला, ये इधर का और ये ऊपर का अरुणाचल प्रदेश, ये सब गेन किया ब्रिटिश ने। फिर 1857 जो 1857 का विद्रोह, मतलब तब तक का बता रहे कि उस समय तक कितना हो गया था, उस ईरा में नहीं, मतलब उस ईयर में नहीं, उस पूरे समय तक उनके पास कितना हो गया था। जो पिंक से है देखिए 1857 तक उनके पास ये डेक्कन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सिंध और ये पूरा पंजाब सब ये उनके पास आ गया था। इधर का भी पार्ट आ गया था बर्मा वर्मा का। फिर जो ग्रीन से है वो थे हमारे फ्री, जो हमारा भारत था इतना ही बचा थे, यानी फ्री जो थे नेटिव कह सकते हैं या फिर प्रिंसली स्टेट जिसको कहते हैं। तो राजस्थान का कुछ पार्ट था, गुजरात था, इधर पाकिस्तान का बलूचिस्तान था, ये कश्मीर था, कश्मीर के राजा फ्री, हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे, ये मैसूर है, ये सब था। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं हम लोग कि कब अवध को कब हुआ था। 1856 में अवध को ऑक्यूपाई किया था। अवध को कब ऑक्यूपाई किया था 1856 में, पंजाब को 1846 में। तो ये सब चीज़ें हैं, इस मैप को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर गूगल पे सर्च करेंगे तो ये मैप मिल जाएगा। इसका फ़ोटोकॉपी या प्रिंट अपने नोट्स में लगा लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने पूरा देखा तो इसका मतलब आपको जरूर पसंद आएगा, तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और ऐसा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू। भी सजेशन एडवाइस कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।